2027 बोर्ड एग्जाम का सबसे बड़ा वार्निंग वीडियो है ये। मैं आपको यहाँ पर मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, रियलिटी चेक देने आया हूँ कि एमपी बोर्ड भैया सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करने लगा है। आप सभी ने 2026 का केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्जाम देखा था, वहाँ पे कैसा पैटर्न को बदल दिया था, बच्चे डर गए थे। मैं आपको कुछ वो स्टेप्स बताऊंगा जिनको आप फॉलो करोगे तो 2027 का एग्जाम आपका बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बिंदास जक्का जानदार। आज भैया मैं आपको 2027 का बोर्ड एग्जाम की सबसे बड़ी वार्निंग वीडियो लेके आया हूं। अब ये वार्निंग वीडियो किस चीज से रिगार्डिंग, ये सब चीजें मैं आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैंने बात करी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करा के क्या क्या देने वाला हूं। सबसे पहली बात की इंट्रोडक्शन दूंगा कि वार्निंग में क्यों बोल रहा हूं, रियलिटी चेक बताऊंगा आपकी, उसके बाद 2026 के केमिस्ट्री के पेपर का एनालिसिस करके बताऊंगा कि यहां से अपन ने क्या चीजें देखी, साथ ही में पैटर्न में क्या चेंजेस दिखे आपके, मतलब जो एमपी बोर्ड का पेपर उसमें क्या चेंजेस दिख रहे हैं उनकी बातें करूंगा। साथ ही में भैया मैं स्टूडेंट्स की क्या क्या दिक्कत आ रही है, स्टूडेंट्स ने क्या क्या दिक्कत फेस करी थी, मैं उन चीजों की बात भी करूंगा। एमपी बोर्ड ऐसा क्यों कर रहा है, सबसे बड़ा मेन रीजन कि एमपी बोर्ड ऐसा कर क्यों रहा है। साथ ही 2027 स्टूडेंट्स के लिए बिगेस्ट मिस्टेक जो वो कर सकते हैं उन सब चीज को मैं दिखाऊंगा, बस आप वो रिपीट मत करना। साथ ही मैं ये न्यू विनिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये सारी चीजें कवर करूंगा। और ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चे परेशान थे, फिजिक्स के पेपर से परेशान थे, केमिस्ट्री के पेपर से परेशान थे, लेकिन 2027 में आप आए हो तो आप परेशान ना हो पाओ, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। हर चीज बड़े ध्यान से सुनना, हर चीजें बड़े ध्यान से लिखना और दिमाग के अंदर डालने की मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्या एनालिसिस करके बोल रहा हूँ, इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूँ। अब सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं भैया, यहाँ पे आप सही बच्चों के लिए मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं आपको एक रियलिटी चेक देने आया हूं। मैं ये नहीं चाहता कि आप वीडियो में आया देखे व्यूज बढ़ गए लाइक बढ़ गए, ये नहीं ना मोटिवेट करने आया हूं कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी, ऐसा करो वैसे करो, नहीं। मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस देने आया हूँ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ, प्रॉपर तरीका देने वाला हूँ कि आप उसको फॉलो करना। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि भैया जो एमपी बोर्ड का पेपर होता है अब वो सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करने लगा है। आप खुद देख लो भैया, 4-4 नंबर के 3-3 नंबर क्वेश्चन जैसे सीबीएसई में पूछे जाते थे वैसे अब एमपी बोर्ड भी रिपीट करने लगा है। थोड़े टाइम बाद पता चले कि सीबीएसई पैटर्न जैसा पैटर्न आ जाए तो अपन उसके लिए भी रेडी हो सके, वो सारी चीजों की बातें करूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ा मैं। अब मैं बोल रहा हूं आपके सवाल पता क्या है, आपके सवाल है क्या ये वाली बुक काफी है क्या पढ़ने के लिए, क्या ये वाली बुक काफी है क्या पढ़ने के लिए, साथ ही क्या गाइड से 90% आ सकते हैं क्या पीवाईक्यू से बाहर पेपर नहीं आता, क्या रटने से काम चल जाएगा क्या। मैं बोल रहा हूं ये सारी बकवास बातें होती, बकवास बातें। कोई सी बुक, कोई सी गाइड, कोई सा पीवाईक्यू पेपर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता कि आपने कर लिया है। आप पीवाईक्यू पेपर भी उठाओगे, उसको याद करने के लिए, उसको रटने के लिए भी, उसको समझने के लिए भी आपको पूरा सिलेबस पढ़ा होना चाहिए। हाँ, ये बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी, वो भी बताऊंगा। एनसीईआरटी ही माई बाप है, बाकी सब रिश्तेदार है जो कभी भी धोखा दे सकते हैं। सिर्फ रिश्ते आपके माई बाप है तो एनसीईआरटी है बस। रिश्तेदार से दूर रहो, कभी भी धोखा मिल सकता है, ये सब रिश्तेदार हैं अपने, कभी भी धोखा मिल सकता है इनसे। और आपने देखा 2026 में केमिस्ट्री वालों को मिला है धोखा, फिजिक्स वालों को मिला है धोखा, लेकिन जिनने माई बाप को मान के चला था, मतलब एनसीईआरटी को पढ़ के चला था, उसको धोखा नहीं मिला, क्योंकि माई बाप हमेशा साथ देते हैं। अब आगे मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ एमपी बोर्ड का पेपर के एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। क्या चेंज मुझे दिखा और क्या क्या चेंज आपको दिखना चाहिए था एज पर केमिस्ट्री एंड एज पर फिजिक्स का ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के बेसिस पर। सबसे पहली बात आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी बढ़ गई, थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा पूछने लगा है। पहले रटे रटाए क्वेश्चन पूछा करता था, सीधा कंसेप्ट पूछा करता था, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भैया न्यूमेरिकल जैसे पूछने लगा है। साथ ही भैया डायरेक्ट गाइड बेस्ड क्वेश्चन कम हुए, जो बेस में जो गाइड में डायरेक्ट क्वेश्चंस लिखे रहते थे ना, 1 नंबर के 2 नंबर के 3 नंबर के, डायरेक्ट पहले पूछ लिया करता था। तो पहले बच्चे इतने होशियार नहीं होते थे, होशियार होने लगे, इसलिए पेपर का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट गाइड से ना पूछ के उनके थोड़े क्वेश्चंस कम करते जा रहे हैं। साथ ही मैंने बोला कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, ये नहीं कि लंबे क्वेश्चन नहीं, जहाँ पे कंसेप्ट लगाओ, और वो कंसेप्ट वही बच्चा लगा सकता है जिसने साल भर पढ़ाई करी और अच्छे से कंसेप्ट समझाओ, तो वो वाले कंसेप्ट को यूज करना चालू कर रहा है। साथ ही भैया ट्विस्टेड लैंग्वेज यूज हुई है। अब आपको क्वेश्चन पता है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, तो लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, कुछ सेंटेंस को वहां पे 1-2 ऐसा घुमा दिया, जो बुक में लेकर रटा रटाए लाइन थी वो नहीं रखी, दिखी दिखाई लाइन नहीं रखी, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया उस क्वेश्चन को। साथ ही भैया स्टूडेंट्स को लगा कि पढ़ा हुआ है
फिर भी उनसे आंसर नहीं बने। ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि वो बोल रहा सर ये चीज मैंने पढ़ी है लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं बना मुझसे, समझ में नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो फिर मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन मैंने देखा था मैंने वही लिख के आ गया। यही गलती आपको नहीं करनी। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे, बोर्ड एग्जाम ऐसा कर क्यों रहा है? बोर्ड एग्जाम इसलिए कर रहा है कि भैया न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हो रहा, एनपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इन्फ्लुएंस हो रहा, उसके हिसाब से चीजें डालता जा रहा है। साथ ही भैया रट्टा जो लर्निंग है ना, इसको वो कम करना चाहता, रिड्यूस करना चाहता है। साथ ही भैया कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग का इंपॉर्टेंस मतलब इसको बढ़ाना चाहता है। अभी तो मैंने आप सबको ये बताइए दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अभी मैं इसके सॉल्यूशन दूंगा, सब्र करो, हर चीज का सॉल्यूशन लेके आए। अभी तो मैं आपको दिक्कत बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, आपको क्या नहीं करना है। अभी तो बिगेस्ट मिस्टेक्स और इन सब की बात भी करूंगा। आगे बढ़ो, आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स को क्या करना है। स्टूडेंट का सीधा सिंपल, सबसे पहले मैंने बोला माई बाप आपका कौन है बेटा, एनसीईआरटी है। मैंने इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू लिए थे 2026 में एग्जाम होने के बाद, कितने बच्चों घर गया था, टॉपर्स के घर भी गया था मैं। वहां पे एक ही बात मैंने टॉपर से सुनी, जिनके 99, 98 ऐसे परसेंटेज थे। उनने बोला कि सर हमको पेपर कठिन लगा ही नहीं। लोगों ने बोला केमिस्ट्री टफ था, लोगों ने बोला फिजिक्स टफ है, हमको पेपर टफ ही नहीं लगा। और मैंने पूछा ऐसा क्या आपने स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्या आपने किया था कि आपको पेपर टफ नहीं लगा? उनने केवल बोला सर एनसीईआरटी के अंदर लाइन बाय लाइन हमने रीड करी थी और एनसीईआरटी कम से कम 3 से 4 बार हमने पढ़ ली थी। और एनसीईआरटी जब आप लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हो, 3-4 बार पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो मैं बोल रहा हूँ जो टॉपर ने 99% बनाया था, क्या आप 98, 97 नहीं बना सकते? लेकिन आप क्या कर रहे हो, PYQ के भरोसे, गाइड के भरोसे, पुराने साल में जैसा पैटर्न उसके भरोसे। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो ना भाई, जब पढ़ने का मौका दिया तो पूरा पढ़ो ना, फिर बाद में छांटते रहो। पहले खाओ पूरा, बाद में छांटते रहो, भैया मीठा कब खाना है, वो मीठा बाद में खाते रहना। साथ ही मैं बोला हर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो। आप देखना एनसीईआरटी के पीछे के पेज पे जहाँ पे समरी लिखे थे उसके बाद क्वेश्चन दिए होते हैं, वहां पे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं। चाहे 10th की बात कर रहा हूँ चाहे 12th की, आप देखना पीछे न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, चाहे फिजिक्स हो चाहे कुछ हो। साथ में बन के भैया नब्बोध वगैरह बुक पढ़ लो, नूतन वाली बुक पढ़ लो, मैथ्स वाले आरबी त्रिपाठी पढ़ लो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ हो जाएगा क्या? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने से आपकी स्ट्रेंथ ही बढ़ेगी ना, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी ना, बस उसको ही तो बढ़ाना है। साथ में बोल रहा PYQ तो आपको पढ़ना है। बच्चे क्या करते, अच्छा इसका आंसर ये था, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आंसर लगा दूंगा। नहीं, अगर PYQ में पूछा है कि करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, तो मतलब वो ये पूछना चाह रहा है इस चैप्टर से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से यूनिट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, करंट के रिगार्डिंग चीजें पूछ रहा है। तो हो सके अगली बार वो वोल्टीमीटर की ऐसा ही पूछ ले, या करंट को कुछ घुमा फिरा के कुछ और चीजें पूछ ले। तो ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के चलना कि PYQ को देखकर वहां के कंसेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, इन कंसेप्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ऐसा ना करना है कि केवल आप PYQ को रट लिए। तो PYQ से कंसेप्ट को समझना है। उसके बाद मैंने बोला फॉर्मूला नोटबुक बनानी जरूरी है। मैंने हर वीडियो में आके बोला, हर जगह में बोलता हूं कि आप बिल्कुल सुबह की मॉर्निंग प्रेयर और इवनिंग प्रेयर के साथ साथ आप अपनी फॉर्मूला कॉपी को एक बार पढ़ो, फॉर्मूला नोटबुक को पढ़ो, तभी याद होगी। उसके बाद मैंने बोला गाइड को रिवीजन सोर्स बनाओ। क्या बोला, गाइड को बस आपको रिवीजन सोर्स बनाना है, मेन सोर्स नहीं बनाना है। जो आपने गाइड को मेन सोर्स बना के रखा था, गाइड को केवल रिवीजन सोर्स बनाना है। वहां देख लिया भाई ये लिखा कैसा है, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, क्या क्या चीजें कैसे अरेंज करके दी, वो देख लिया, रिवीजन कर लिया। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, वो 3 से 4 बार पढ़नी है। लाइन बाय लाइन रीड पढ़ने के साथ साथ, लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ साथ इसको समझना भी है कि ऐसा क्यों लिखा है, समझना है, और उन्हीं बेसिस पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसा ना करना है कि एक जो घिसा-पिटा सिस्टम चलता है वो ही करते आए आपने, ऐसा नहीं। और आगे की बात सुनो। अब मैं बोल रहा हूं, मैं अगर क्लास 12th में होता आपकी जगह तो मैं क्या करता? मेरा सीधा फंडा होता, मैं एनसीईआरटी को पूरा रीड करता, एक चैप्टर बता पूरा रीड करता। उस चैप्टर को रीड करने के बाद एक बार मैं टीचर ने जो पढ़ा है वो पढ़ता, पहले टीचर ने पढ़ा है वो पढ़ता, फिर एक वन शॉट वीडियो देखता, फिर मैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करता, क्योंकि टीचर ने पढ़ाया थोड़ा दिमाग में घुसा, वन शॉट से थोड़ा और घुसा, फिर एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करी, मजा आ गया। फिर मैं क्या करता, नोट्स बनाता अपने, फिर शॉर्ट नोट्स बनाता, फिर रिवाइज करता, फिर PYQ देखता। ये सारी चीजें मैं जरूर करता। और मैं भैया सीधे सिंपल, मैं किसी बुक के भरोसे नहीं रहता, मैं किसी बुक के भरोसे नहीं रहता, और ना मैं रहा था। मैं केवल एनसीईआरटी के भरोसे भी नहीं रहता, एनसीईआरटी फुल भरोसे तो रहता, लेकिन एनसीईआरटी के कंसेप्ट के भरोसे रहता। मैं एनसीईआरटी कंसेप्ट के भरोसे रहता।
सिर्फ एनसीईआरटी के कंसेप्ट के भरोसे पर रहता, केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के भरोसे भी नहीं रहता कि एनसीईआरटी में जो कंसेप्ट दिए हैं बस मैं इसके भरोसे पर चलता और जितने भी कंसेप्ट आए उस कंसेप्ट के मैं मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस करता। क्या करता? उसके मल्टीपल क्वेश्चंस करता, जहां से मिल जाते वहां से क्वेश्चन करता सेम कंसेप्ट के। तभी आपकी सक्सेस बहुत जल्दी रहती है आपके पास और तब जाके आपको पेपर में डर नहीं लगता। फाइनल एडवाइस आप सभी बच्चों को यही दूंगा कि भैया आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, जो बातें कर रहे हैं उनसे दूर रहो कि भाई टॉपर ऐसे फॉलो करते थे, मेरे यहाँ पे मौसा का ताऊ का चाचा का लड़का है वो ऐसा करता था, तो भाई अपन भी ये करते हैं, अपनी क्लास की टॉपर लड़की अपन उसकी तरह फॉलो करते। क्यों करना है? क्यों कंपटीशन करना है? खुद का देखो, एक राइट गुरु फाइंड करो, एक राइट टीचर फाइंड करो, उसकी बातें सुनना चालू करो, उसकी बातें समझना चालू करो, जहां दिक्कत आ रही है उनसे बात करने की कोशिश करो। ये झमेले में मत पड़ो कि दुनिया क्या कर रही है। आपको ये देखना है कि 2026 का पेपर कैसा था, 27 का कैसा आ सकता था। इन सब चीजों पर बात करनी, इन मेन मुद्दों पर बातें करनी आप सभी को, ठीक है ना। और बाकी साथ में हर एक बच्चा जाते जाते एक बात जरूर बोल के जाएगा कि हाँ किट्टू भैया अब मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा। और एक बार लिख के जरूर जाना कमेंट सेक्शन में, आई एम द बेस्ट किट्टू भैया एंड आई विल गिव माई 100%। सही बच्चे बोल के जाएंगे आई एम द बेस्ट किट्टू भैया एंड आई विल गिव माई 100%। और इस बार 2027 के पेपर में मैं स्टेट रैंक 1 लेके आऊंगा। जब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखो, टेक केयर सभी बच्चों को, लव यू एंड बाय बाय।